एडिक्विटी को ही नहीं पता उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे। जिन बच्चों का सपना होता है अपने आप को वर्दी में देखना, रेस्पेक्ट मिलती है सर लोगों से। मेरा एक दोस्त है रवि नायक, तो उसके थ्रू मुझे पता चला था कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है। इतना मोटिवेशन कहाँ से लेकर आए? मतलब आपने जब शुरुआत की तो वो स्ट्रेटेजी क्या थी? तो मैं आपको बता दूं, ये वही स्टूडेंट है जिसने सबसे ज्यादा मेरी जान खाई है। 3 सब्जेक्ट को मजबूत कर ले तो सिलेक्शन लिया जा सकता है। तैयारी के दौरान एक डाउट रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर बीच बीच में जैसा होता ही है, मतलब सर बीच बीच में ऐसे ब्रेकडाउन्स आते थे। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसके लिए पीवाई को किस हद तक इम्पोर्टेंट है? यूपीएससी के बाद में अगर कोई सबसे बेहतरीन जॉब मिलती है वो मिलती है एसएससी सीजीएल के थ्रू। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल में भी एक ऐसी जॉब जिसमें आपको मिलती है वर्दी, और वो जॉब है जीएसटी इंस्पेक्टर की। जिन बच्चों का सपना होता है अपने आप को वर्दी में देखना, उनके लिए जीएसटी इंस्पेक्टर सबसे बेहतरीन जॉब होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विनायक से, जिन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब हासिल की, तो उन्होंने इस जर्नी को कैसे पूरा किया। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं विनायक का। थैंक यू सर। तो विनायक, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज मैं आपको, पहले आपको मैंने बिना वर्दी के देखा और आज मैं आपको वर्दी में देखा, तो आज आप एक ड्रेसिंग और हैंडसम लग रहे हैं। जी सर। तो कैसा आप फील कर रहे हैं अपने आप को वर्दी में देखकर? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। एक बहुत अलग ही फीलिंग है सर खुद को यूनिफॉर्म में देखना, जो मतलब ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता सर मैं। यानी कि इसको हम वर्ड में नहीं बता सर, सकते। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की अभी आप ड्यूटी पर हो, यस सर, तो आप अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ थोड़ा सा हमें बताएंगे? इतनी सर डीप नॉलेज तो अभी मुझे नहीं है। अभी मैं रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, 3-4 मंथ हुए हैं, बट बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है सर, बहुत सारे एक्सपोजर्स हैं। और जो बेसिक हमारा काम रहता है सर वो टैक्स कलेक्शन का रहता है, गुड्स पर, सर्विसेज पर। जो बिजनेसेस से होते हैं उनको मॉनिटर करना होता है, रिफंड्स देखने होते हैं। तो बेसिक यही काम है। जो फेक बिलिंग्स वगैरह होती हैं, फ्रॉड्स करते हैं कई लोग, तो उन पर भी नजर रखने का काम होता है। तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है सर, बहुत बेस्ट डिपार्टमेंट लगा सर मुझे। यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर एक बहुत बेहतरीन जॉब है। यस सर। ओके, तो विनायक, आप हमें बताओगे जब आपका रिजल्ट आया, देखो रिजल्ट एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी विद्यार्थी के लिए। जब रिजल्ट आपका आया तो आपने पहली बार जब रिजल्ट देखा तो आपने कैसा फील किया, और आपके फैमिली का, जो फैमिली है, फैमिली का क्या रिएक्शन था? जब सर मेरा रिजल्ट आया तो मतलब हम तो वेट ही कर रहे थे, तो मेरे पास रात को एक दोस्त का मैसेज आया कि कैसा रहा रिजल्ट। तो तब तक मुझे पता नहीं था कि रिजल्ट आ गया। फिर मैंने रिजल्ट चेक किया जल्दी जल्दी, तो मेरा नाम था और मेरे नाम के आगे सर मतलब कोड लिखा हुआ था B16 जीएसटी की पोस्ट का, और उस कोड से ऊपर एक अलग कोड था और नीचे एक अलग था सर। तो 4-5 मिनट तो सर मैं चेक करता रहा उसको कई बार कि मेरे ही नाम के आगे मतलब B16 है या नहीं है। तो मतलब यकीन नहीं हो रहा था सर कि मेरा ही नाम है। फिर मैंने 1-2 जनों को स्क्रीनशॉट भेजा, उनसे भी पूछा, तो करने से मतलब खुद विश्वास नहीं हो रहा था सर। विश्वास नहीं हो रहा था, है ना? मतलब सर इतने टाइम से जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे वो फाइनली मिल गई थी, तो बहुत ही अलग ही मूवमेंट था सर वो। ओके, और फैमिली रिएक्शन? फैमिली को सर मैंने अगले दिन बताया सर। तो हाँ, नेक्स्ट डे बताया। एक दिन का इंतजार कराया? रात को आया था सर रिजल्ट, तो फिर अगले दिन मैंने उनको बताया सबको, तो सब लोग बहुत खुश थे सर। मतलब सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले सर मैंने पिताजी को बताया फैमिली में। ओके, तो सामने थे या? नहीं, कॉल पे बताया सर मैंने उनको। देखो तो सामने वाला रिएक्शन कुछ और होता है। देखो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपको सामने से बताना चाहिए था। कोई बात नहीं, इतना वेट नहीं हुआ सर। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले उनको ही कॉल किया। अच्छा, तो आप लाइफ चेंजिंग मोमेंट था सर। लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। देखो किसी भी बच्चे के लिए सिलेक्शन लेना एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता ही है, और जो फैमिली होती है सबसे ज्यादा खुश उसकी फैमिली होती है जब बच्चे का सिलेक्शन होता है। इसलिए मैंने पूछा कि फैमिली का रिएक्शन क्या था। जी सर। दूसरी चीज विनायक, आपने 2 लाइफ अभी फेस की है। एक वो लाइफ जिसमें आप पहले एक स्टूडेंट की लाइफ जी रहे थे, जी सर, यानी कि एक बेरोजगार की लाइफ जी रहे थे, और आज आप एक जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, एक रेपुटेड पोस्ट पर हो। यस सर। तो इन दोनों लाइफ में क्या डिफरेंस है, जो आपके चारों लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है इसको देखकर? सर चेंजेस तो सर बहुत सारे हैं। मतलब पहले एक स्टूडेंट लाइफ थी, पढ़ते थे, थोड़ा खेल लेते थे। अब सर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, मतलब एक बहुत अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एक बहुत रेप्यूटेड पोस्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब रेस्पेक्ट मिलती है सर लोगों से, सोसाइटी में, रिलेटिव्स जो हैं उन सबका एक नज़रिया ही चेंज हो गया सर। अब फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है, तो बहुत चेंजेस आए। पहले सर
मतलब कुछ इच्छा भी होती थी कि घर वालों के लिए कुछ करें, तो वो नहीं कर पाते थे। आप कैपेबल भी हैं सर कि आप कुछ कर सकते हैं सर, मतलब। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो जैसे कि एक स्टूडेंट लाइफ थी जहाँ पे हम जिम्मेदारी के बारे में नहीं सोचते थे, और आप जी सर। आप हमारे पर जिम्मेदारी के बारे में हम पहले सोचते हैं, चाहे वो फैमिली की जिम्मेदारी हो, जी सर। चाहे वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो। जी सर। तो यानी कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति अब बन चुके हो, हाँ सर, कह सकते हैं। कह सकते हैं कह ना। सकते हैं सर। ठीक है। तो एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है, जी आपको सर। सबसे पहले एसएससी सीजीएल के बारे में कहाँ से पता चला? आपने एसएससी सीजीएल की ही तैयारी करनी स्टार्ट करी या किसी और एग्जाम की पहले तैयारी की थी? नहीं सर, मतलब यही मेरी सबसे फर्स्ट तैयारी यही थी एसएससी या- सीजीएल की। और मेरा एक दोस्त है रवि नायक, हम्म तो उसके थ्रू मुझे पता चला था कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा देखा, हम्म इसकी पोस्ट वगैरह देखी, तो मेरे को पोस्ट बहुत सही लगी। हम्म। तो मेरा ये मतलब इसी एग्ज़ाम की तैयारी की सर मैंने सबसे पहले। और कितना समय लगा आपको? ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था सर मेरा, 1 साल तैयारी की तो थी मैंने। इतना मोटिवेशन कहाँ से लेकर आए कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाल दी? मोटिवेशन सर यही था कि कुछ तो करना ही है, और ये बहुत सही अच्छी चीज़ मिल रही थी मुझे, बहुत सही एग्ज़ाम मिल रहा था। तो फिर मैंने इसी पे ट्राई किया। और फिर सर दूसरा एक जो चीज़ मैं ध्यान रखता था सर, वो ये थी कि यही सेम चीज़ मैं 2 साल में 3 साल में करूँ, हाँ, उससे बेटर है कि मैं इसको 1 साल में ही करके ख़त्म कर लूँ। यानी कि करना तो है ही, जब करना तो है ही, करना तो है तो फिर हम पूरा का पूरा फोकस करके तो करें। पूरा फिर एक बार में इसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कल स्टार्ट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, जी सर। कल पढ़ेंगे, तो वो कल वाला सीन आपके साथ नहीं था। नहीं सर, मेरा ये बहुत क्लियर था। मैं 2-3 साल सेम चीज़ में देने से बेटर है कि 1 साल में इसको अच्छे से करके और 1 साल में ही ख़त्म करते हैं। यानी कि जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर कितना समय लगता है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो 1 साल आपके लिए सफिशिएंट टाइम है अगर आप मेहनत करके पढ़ाई करते हो, है ना? जी सर, 1 साल सफिशिएंट है सर। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत करने से ही घबराते हैं, मतलब कि आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे। तो विनायक, आपने जैसे आपको पता चला अपने दोस्त से, जी सर। तो आपकी स्टार्टिंग की स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब आपने जब शुरुआत की तो वो स्ट्रेटेजी क्या थी? कैसे पढ़ना शुरू किया? कहाँ से पढ़ना शुरू किया? क्या चीजें थी? स्टार्टिंग में सर मैंने सबसे पहले तो सिलेबस देखा, एग्ज़ाम का पैटर्न देखा। तो मतलब सबसे पहले तो वही किया। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे टीचर्स वगैरह देखे, वहाँ से थोड़ा स्टार्ट किया। अब ओके। मेरे को सर मतलब जीरो से ही स्टार्ट किया था मैंने सब। जीरो से? तो यूट्यूब पे सर मतलब डाउट्स वगैरह में, और उन सब में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। मेरे क्रॉस क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े से, मतलब हर चीज़ में, तो वो मैं नहीं पूछ पाता था। फिर मैं सर ऑफलाइन कोचिंग में मतलब गया उस चीज़ की वजह से। फिर मैंने मतलब आपकी क्लासेस वगैरह मिली, तो फिर वहीं मैंने ज्वाइन किया, फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट करी। तो देखो, बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चा डायरेक्टली तैयारी करनी स्टार्ट कर देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग, जैसे विनायक ने भी बताया, कि सबसे पहले हमें सिलेबस के एक यस बार सर। गो थ्रू होना चाहिए, एक बार देखना चाहिए एग्जाम का पैटर्न क्या है, जी सर। क्या हमारे वो फेमिलियर है या नहीं है। बहुत यस बार सर। ऐसा होता है कि मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसका एक सब्जेक्ट बहुत वीक है या यस 2 सब्जेक्ट बहुत वीक है, और वो तैयारी करना स्टार्ट करे तो उसको दिक्कत होगी। यस सर। तो जैसे आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी, यस सर। तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में आपको जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे थे और ऑफलाइन पढ़ रहे थे, यस क्या सर। डिफरेंस नजर आया? सर सबसे बड़ा डिफरेंस तो मेरे लिए वही था कि मतलब जो मेरे क्रॉस क्वेश्चंस होते थे, जो मेरे डाउट्स होते थे, वो मैं ऑनलाइन में नहीं पूछ पाता था। तो मुझे उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं मिल पाती थी सर, जो मैं ऑफलाइन में पूछ पाता था क्लास में ही। मतलब कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, कोई भी मेरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, तो मैं पूछ सकता हूँ दोबारा। हाँ, तो सबसे बड़ा डिफरेंस वही था सर। तो मैं आपको बता दूं, ये वही स्टूडेंट है जिसने सबसे ज्यादा मेरी जान खाई है। आपको बता दूं, एक बार के में 25-25 क्वेश्चन इसने मुझसे पूछे हैं। ऐसा ही था ना? जी सर। एक बार के में 25 क्वेश्चन। तो देखो, 25 क्वेश्चन सोल्व करना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि मैं इसको वो 25 क्वेश्चन सोल्व करने का समय दे रहा था। लेकिन थोड़ा सा ऑनलाइन में इसकी दिक्कत होती है, ऑनलाइन में टीचर ये अगर है, चाहे भी ना, तो भी वो नहीं कर तो भी नहीं कर पाएगा। यस देखो, सर। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना यस और सर। एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना यस सर। डिफरेंट थिंग होती है। एक्सप्लेन करना ज्यादा बेस्ट होता है। यस सर। आप सभी जानते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं। यस तो सर। क्या आपके चारों सब्जेक्ट मजबूत थे या कोई एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें आप वीक थे? स्टार्टिंग में तो सर मेरे सारे ही मतलब जीरो से ही स्टार्ट किया था मैंने सब कुछ। बट जैसे जैसे मतलब धीरे धीरे पढ़ा, तो मतलब ये समझ में आ गया कि जीके तो मेरी बहुत ही वीक थी। तो जीके तो मैंने इतना नहीं पढ़ पाया, पर मैंने फिर यही सोचा कि मैं जो बाकी के 3 सब्जेक्ट हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। फिर उन पे ज़्यादा फोकस किया मैंने कि इनमें 140-145 मार्क्स लाने ही हैं।
यानी कि अगर हम 3 सब्जेक्ट को मजबूत कर ले तो सिलेक्शन लिया जा सकता है। लिया जा सकता है सर। मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी यही थी कि 150 कट ऑफ जा रही है तो 140 145 इंग्लिश मैथ रीजनिंग में लेके आऊं, और जीके में अगर मैं फिर 7-8 क्वेश्चन भी करता हूं तो 15-20 नंबर आते हैं तो ठीक है। तो ये तो हुआ प्री का। हम्म। तो मेंस में भी यही मोटिव था आपका? मेंस में भी यही था सर। मेंस में मतलब जीके तो मेरी वीक ही रही है सर। जीके हाँ, यानी इतने कि नहीं हो पाती सर। यानी कि देखो, मैं आपको एक जो पर्सनली सजेशन देना चाहूँ, अगर आप एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन चाहते हैं, जीके आपका एवरेज है जी सर। और बाकी 3 सब्जेक्ट बेस्ट है, तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन Yes. अगर आप ये सोचो कि बाकी 3 में से, जो बाकी 3 सब्जेक्ट बचे उनमें से कोई एक वीक है, तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिर डिफिकल्ट है सर, क्योंकि क्योंकि वो बाकी 3 मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके सबके अच्छे होते हैं सर। सबके अच्छे होते हैं और वो फिर स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है सर क्योंकि वो उनके तीनों। उनके ज्यादा वेटेज भी ज्यादा होता है। Yes, जैसे कि sir. जीएस का अगर हम मेंस में देखें, कट ऑफ मेंस के ऊपर ही बनती है। Yes, sir. जीएस का मेंस में वेटेज कम है। कम है। यस सर। ओके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं जीएस से डरता हूँ या जीएस के बिना सिलेक्शन नहीं ले सकता, तो जीएस के बिना सिलेक्शन लेना पॉसिबल है, लेकिन शर्त यही है कि आपके बाकी तीनों सब्जेक्ट एक अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट होने चाहिए। हाँ बट सर मैं तो मतलब यही कहना चाहूँगा कि जीके को नेग्लेक्ट मत करो। हाँ, क्योंकि मैं मतलब पढ़ नहीं पाया, तो मुझे लगता है कि जीके में और अच्छा पढ़ लेना चाहिए था। तो क्या नेक्स्ट आप कोई अच्छी रैंक लाना चाहोगे? अभी तो सर देखते हैं। देखते हैं, चलो कोई। यस सर। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं, बाकी जो आपके तीनों सब्जेक्ट थे, Yes, जो sir. आपका मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ और आपका इंग्लिश हुआ और जीएस हुआ, ये आपने किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना स्टार्ट किया? इनमें सर मैथ्स सबसे पहले सर मैंने मैथ और रीजनिंग पढ़े थे सर। 2-2 सब्जेक्ट का मैंने सोचा था। 2-2 सब्जेक्ट कवर किए। यस सर। तो रीजनिंग में मतलब इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई मुझे। रीजनिंग में मैंने मतलब पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह की, थोड़े पुराने इंटरव्यूज़ वगैरह देखे। तो उनमें मैंने कई लोगों को देखा था कि रीजनिंग में वो ये बताते थे कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो कर सकते हैं। मतलब रीजनिंग में मतलब मॉक दे लिए, तो कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इजीली हो जाते हैं। फिर जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आती है, जैसे कैलेंडर हो गया, ऐसे 1-2 जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैंने पढ़ लिया। ओके। और मैथ्स में सर मैंने सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस किया, क्योंकि मैथ्स का बहुत लेंथी सिलेबस बताते हैं। तो मैथ्स में मैंने सर मतलब 2-2 टॉपिक एक साथ पढ़े सर। 2-2 यानी हाँ, कि जैसे आपकी क्लासेस लेता था, एक सुबह वाली में, एक सुबह और एक शाम वाली शाम में। वाली में। हाँ, तो मैंने 2-2 टॉपिक्स एक साथ पढ़ के मैथ का सिलेबस कंप्लीट किया सबसे पहले। फिर मैंने इंग्लिश स्टार्ट की थी सर। यानी कि आपने पहले 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किए, मैथ्स और रीजनिंग, और जैसे रीजनिंग कंप्लीट हुआ फिर आपने इंग्लिश स्टार्ट कर दिया। यस सर। और फिर सर मतलब इंग्लिश हो गई, फिर जीके तो सर थोड़ी बहुत अच्छा। चलती रहती थी देखो, जीके। यही बात मैं आपको बोलता हूँ, इसको भी मैंने ही गाइड किया था इस चीज के लिए कि पहले 2 सब्जेक्ट को लो, Yes, sir. जिसमें से जो रीजनिंग है वो छोटा सब्जेक्ट है, यस जल्दी सर, कंप्लीट हो रीजनिंग जाएगा। जल्दी हो सकती है। हाँ। मैथ कंटिन्यू चलने दो, और Yes, फिर आप इंग्लिश को लो, इंग्लिश जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। फिर आप अपना मैथ और रीजनिंग को दो, मैथ और जीएस को दो, और जैसे ही मैथ खत्म होता है फिर हाँ। बाकी तीनों की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो आप, और जीएस को कंटिन्यू पढ़ते रहो। Yes, क्योंकि sir. जीएस एक अथार है, उसका कोई जीएस तो सर मतलब कंप्लीट होती ही नहीं है, हाँ, उसको वो तो कभी कितना आप ही पढ़ कंप्लीट लो। कर ही नहीं सकते। उसमें तो मैं आपको बोलूँ कि बहुत सारे टीचर खुद बोलते हैं, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, जीएस के टीचर बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर हम भी एग्जाम में बैठ जाए तो पूरे स्कोर नहीं कर सकते। नहीं है सर। लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे कर लेते हैं। तीनों में करा जा सकता है हाँ, सर। तीनों में बच्चे कर लेते हैं। यस सर। तो आपके भी शायद इंग्लिश में कंप्लीट स्कोर था? यस सर, इंग्लिश में मेरे फुल मार्क्स थे सर। फुल मार्क्स थे। तो आप ये बताओ, आप नोट्स कैसे बनाते थे? नोट्स सर मतलब मैंने सबसे पहले जैसे मैथ्स पढ़ी थी, तो मैथ्स के सर मैंने नोट्स ऐसे ही बनाए थे। मैं क्वेश्चन भी लिखता था और फिर उसका सॉल्यूशन भी लिखता था। ओके। तो मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। जैसे कोई सॉल्यूशन किसी में मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पूछना होता था, एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना होता था, तो वो भी मैं साथ के साथ ऐड करते रहता था। तो नोट्स मैंने सर प्रॉपर मतलब क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ सभी चीजें मतलब कवर की थी सब सर सब्जेक्ट के? यस सर। तो सारे सब्जेक्ट के नहीं सर, मतलब मैथ्स के और इंग्लिश के ही नोट्स बनाए थे मैंने। बाकी के नहीं बनाए? नहीं सर। ओके। तो जो ये नोट्स आपने बनाए, इनका बेनिफिट कितना मिला आपको? इनका सर मेरे को बहुत बेनिफिट मिला सर, स्पेशली मतलब मैथ्स के जो नोट्स थे। जैसे मैथ्स के मैंने नोट्स बनाए थे तो उनमें सारे डिटेल्स सब कुछ था मेरे पास। तो जैसे बाद में मैं कोई टॉपिक में मेरे को दिक्कत आ रही है, जैसे कि एवरेज ले लेते हैं एक बार के लिए, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है या कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, उसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ता था सर, वो मुझे नोट्स में मिल जाता था। तो थोड़े 10-15 मिनट में वो मेरा पूरा कवर हो जाता था सर।
जैसे एक छोटी सी बात देखो मैं आपसे पूछना चाहूँ जी सर। कि आपने अभी एक बात नोट करी कि एडुकेटी पेपर ले रही है, यस सर। पहले टीसीएस लेती थी। यस सर। तो मैंने ही आपको मैथ्स पढ़ाया, तो Yes, आप ये बताओ क्या आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि उन्होंने कुछ अलग ही पूछ लिया? नहीं सर, मुझे तो जैसे सिलेक्शन फेज में उन्होंने पूछा था तो वो तो मैंने दिया नहीं, बट जब मैंने बाद में क्वेश्चंस देखे तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं लगा कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस चेंज हैं। हाँ। बट वो यही था सर कि एक सरप्राइज एलिमेंट दे दिया उन्होंने एकदम से, बिना किसी को पता हुए, और डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2025 के सारे क्वेश्चंस देखे, पढ़ाए भी बच्चे को मैंने ही था। यस सर। लेकिन मैंने ये बात फील की, जो आप अगर फेज 13 का एग्जाम देखोगे तो उसमें तो टीसी उसको क्या बोलते हैं, एडुकेटी को ही नहीं पता उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया। Yes, एक्चुअल sir. में उनको सिलेबस से बाहर की चीजें पूछ ली, यस सर। ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लिए। लेकिन अगर आप सीजीएल का पेपर देखोगे, सीजीएल के पेपर में यहाँ पर आप पाओगे कि जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, जैसे मान लो आपके 25 क्वेश्चन है, 25 में से आपके 17-18 क्वेश्चन इजी थे, उसके बाद में 7-8 क्वेश्चन थे जो इजी तो थे लेकिन वो थे प्रीवियस ईयर, जैसे 2016 में पूछे जाते थे, जी सर। 2015 में पूछे जाते थे, 2017 2018 में पूछे जाते थे। जी सर। ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए। तो जो बच्चा पिछले 2-3 साल के ही क्वेश्चन देख रहा है उसके लिए प्रॉब्लम फेस हो गई, लेकिन जिसने पिछले 10 साल तक के क्वेश्चन देख रखे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जी सर। और आपको तो मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी थी जो अभी sir. पूछ रहा है, जैसे बोलते हैं कि प्रिज्म से क्वेश्चन आए, यस सर। कैलकुलेटिव आए, तो वो सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। एक जैसे आप कोई भी बच्चा तैयारी करता है, उस बच्चे को एक तैयारी के दौरान एक डाउट रहता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यस सर। वो डिमोटिवेट भी होता है बहुत बार। आप कैसा फील करते थे अपनी तैयारी के दौरान? सर स्टार्टिंग में तो मेरा यही था फोकस कि सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, और जो मेरा एक वो था सर, वो एक बिलीव यही था स्टार्टिंग से कि मेरा हो जाएगा। पर बीच बीच में जैसा होता ही है, मतलब सर बीच बीच में ऐसे ब्रेकडाउन्स आते थे कि होगा या नहीं होगा, जैसे कभी मॉक्स में बहुत ही खराब हो जाता था या कुछ भी, तो वो भी आता था सर। बट वो एक कांस्टेंट बिलीव था सर मेरा कि मेरा हो जाएगा, अगर मैं करता रहूंगा तो मेरा इजीली हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ अलग से कोई दोस्त के साथ मतलब फील हुआ तो फिर क्या करते थे? हाँ ऐसे सर दोस्त वगैरह थे सर, उनसे बातचीत वगैरह रहती थी, वो लोग सपोर्ट भी करते थे, वो लोग भी बोलते थे कि नहीं हो जाएगा, ऐसे कोई वो नहीं है। अच्छा आप हमें ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ जैसे पढ़ाई कर रहे होते हैं, पढ़ाई करने के दौरान बहुत सारे डिस्ट्रक्शन से घिर जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया का डिस्ट्रक्शन हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ या फेसबुक हुआ, कुछ भी XYZ सोशल मीडिया। यस सर। तो क्या आप भी इनमें पढ़ते थे? नहीं सर, सोशल मीडिया से तो मैं बिल्कुल दूर था। मतलब जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो इंस्टाग्राम और ये सब जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स होते हैं वो सब मैंने अनइंस्टॉल कर दिए थे। ओके, यानी कि आप बिल्कुल भी इनको यूज नहीं करते थे? नहीं सर। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन तो होता है क्योंकि बच्चा बार बार इन चीजों को हाँ तो लगा ये रहता तो है। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था सर, सोशल मीडिया से मैं दूर था बिल्कुल। क्योंकि मैं भी आपको बताऊं कि बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे मान लो कभी मुझे कोई बच्चा क्लास में फोन चलाते देखा तो मैंने उसका फोन लिया, मुझे करना नहीं चाहिए था, मैंने लिया, मैंने उसका चेक किया कि उसका ड्यूरेशन कितना है, तो पता चला बच्चे ने 10 घंटे फोन यूज किया और 10 घंटे में से 7 घंटे सोशल मीडिया थी। यस सर। तो देखिए जो बच्चा दिन में 7 घंटे सोशल मीडिया पे अपना टाइम दे रहा है और उसके बाद में वो सोशल मीडिया पे टाइम देने के बाद में अपना सोचता भी होगा उसकी जगह बारे में, डेफिनेटली बात है, तो वो 8-10 घंटे लगा रहा है तो फिर पढ़ नहीं पा रहा होगा। तो सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, आपको अपने जो भी फोन में एप्लीकेशंस है सोशल मीडिया से उनको डिलीट कर दो, क्योंकि लाइफ में सब चीज के लिए समय मिलेगा। यस सर। तो क्या अभी भी आप सोशल मीडिया पे नहीं हो? अब हूँ सर, पर अब इतना मतलब यूज नहीं होता, वो हैबिट नहीं रही। वो हैबिट नहीं रही। हाँ, और मेरे डिस्ट्रैक्शंस थोड़े से वैसे थे, मतलब मुझे बाहर घूमना पसंद है तो मैं दोस्तों के साथ बैठता था, ओके, उनके साथ टाइम स्पेंड करता था, तो उससे सर क्या डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, तो उससे एक माइंड रिफ्रेश होता था। ओके, जैसे आपकी मतलब सुबह 2 घंटे क्लास ले ली, फिर आधे 1 घंटे घूमने चला गया दोस्तों के साथ, फिर वापस आके पढ़ लिया, फिर शाम को घूमने चला गया। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें जैसे मान लो जीएस में खासकर कि या इंग्लिश में खासकर कि हम याद करते हैं। यस सर। और याद नहीं हो पाता। यस तो सर। उस प्रॉब्लम को आपने भी फेस किया? अगर फेस किया तो उसका क्या सॉल्यूशन आपने ढूंढा? इंग्लिश में सर वोकैब में ये प्रॉब्लम रहती है सर कि याद नहीं हो पाता। तो वोकैब सर बाकी मतलब जब लास्ट फेज चल रहा था तो बाकी मैं कुछ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, बट वोकैब का मैंने फिक्स कर रखा था कि वोकैब को आधे घंटे रिवाइज जरूर करना है, यानी कि रिवीजन जरूरी है सर वोकैब का। वोकैब तो मैं डेली पढ़ता था। तो वोकैब में प्रॉब्लम रहती है सर कि मतलब कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं।
तो वो कैम में रखता था। और ग्रामर का भी सर रिवीजन करता था मैं, मतलब 15-20 दिन में कभी कर लेता था, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सक्यूज है कि हम बोलते हैं कि हम याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं, देखो भाई, अगर आप मान लो जीएस पढ़ रहे हैं या आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, आपको भी पता है, चलो हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश का अगर आप मिनिमम समय में भी कोर्स कंप्लीट करना चाहोगे तो 4 महीने का समय लग जाएगा। यस सर। और आप जानते हो जो आपने 4 महीने पहले बातें पढ़ी वो आप 4 महीने बाद भूल जाओगे, डेफिनेटली बात है। यस तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप बार बार रिवीजन करो, यस बार बार रिवीजन करो। आप वीक में 5 दिन पढ़ाई करो, 2 दिन रिवीजन करो। जी सर। 2 दिन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ज्यादा पढ़ लेते हो ना तो वो 2 दिन भी समय कम लगता है रिवीजन के लिए, यस सर। है ना। तो रिवीजन आपका इसका सॉल्यूशन है कि भूलने की बीमारी दूर होने का सॉल्यूशन एक ही है, रिवीजन। तो आप ये बताइए, जो आप मॉक देते थे, यस है सर। ना, मॉक में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी, क्या सोच के मॉक देते थे, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करते थे, और मॉक के बाद में जो एनालिसिस बहुत यस सारे सर। बच्चे नहीं कर पाते, यस उसमें सर। आपका क्या स्ट्रेटेजी होती थी? मॉक सर मैं मतलब टाइमिंग बेस्ड करता था सर। जैसे मैंने टाइम फिक्स कर रखे थे कि 15 मिनट रीजनिंग, ये आपने हमें बताया था एक बार क्लास में। तो 15 मिनट रीजनिंग, फिर 5 मिनट जीके, फिर 10 मिनट इंग्लिश के लिए, और फिर मेरे पास आधा घंटा बचता था जिसमें मैथ अटेम्प्ट हो जाती थी 20-22 मिनट में, और 7-8 मिनट बच जाते थे जिसमें जैसे रीजनिंग के कुछ छूट गए हैं वो, और इंग्लिश का कुछ रह गया है तो उससे मतलब सर लॉन्ग टर्म में मेरे को फायदा रहा सर। जैसे रीजनिंग में 15 मिनट में ही करता था, चाहे मेरे 20 क्वेश्चन हुए हैं चाहे 21 हुए हैं, तो धीरे धीरे वो 15 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट होने लग गई, और फिर बाद में टाइम के ऐसे कोई इशू नहीं आया सर। ओके, टाइम का कोई इशू नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग से वो मैंने टाइम बाउंड ही मतलब एग्जाम देता था सर मैं। जैसे आप मान लो मॉक टेस्ट देते थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा भी होता होगा कि आप गलत करते थे यस सर। या बार बार गलत करते थे, तो उनके लिए क्या कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते थे या फिर क्या करते थे उनका? जैसे सर मतलब जैसे ही मॉक कंप्लीट होता था तो जो भी गलत होता था सर उन क्वेश्चंस को मैं खुद से ही सॉल्व करता था सर। मतलब उनमें चाहे टाइम लगे चाहे कितना ही कुछ भी हो, तो मैं खुद ही उनको सॉल्व करता था जब तक वो सॉल्व नहीं होते थे। फिर तो उनसे सर मुझे फिर ऐसे नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ी सर। इंग्लिश में भी मैं देख लेता था, इंग्लिश में अगर कुछ ऐसा लगता था कोई नया कॉन्सेप्ट है उसको मैं नोट डाउन जरूर कर लेता था। नोट डाउन करते थे। हाँ, बाकी मैथ और रीजनिंग में तो मैं उनको उसी टाइम सॉल्व करके देख लेता था। तो यानी कि जो मॉक है वो बहुत जरूरी होते हैं कि आपका सिलेक्शन में, है ना। मॉक सर सबसे ज्यादा जरूरी ही मॉक है सर। यानी कि हमें मॉक बहुत सारे लगाने चाहिए, और मॉक में देखो, अगर हम मॉक लगा रहे हैं तो मॉक में आपको ये भी ढूंढना है कि आप गलत क्या कर रहे हो, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो तभी होगा ना। यस सर। मान लो आपका अगर किसी मॉक में आपके 50 नंबर आए, मैं एक नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ कि 50 नंबर आए या 50 क्वेश्चन आपने सही किए, तो अगर आपने नेक्स्ट मॉक में 50 से कम किए ना तो फिर इंप्रूवमेंट नहीं है। यस सर। वो तुक्के से आपके 50 नंबर आए या 50 क्वेश्चन आपके सही हुए। जैसे कि बहुत बार ये होता है कि बच्चा मॉक नहीं दे रहा होता है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि बच्चे को जो मॉक देने का सही टाइम क्या है? मॉक देने का सर सही टाइम मतलब जैसे एग्जाम है तुम्हारा तो उससे 3 महीने पहले से तो तुम डेली मॉक देना स्टार्ट कर दो। ओके। उससे पहले सर मैं संडे ही मॉक देता था। जैसे कि मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि आपका सिलेबस पढ़ना स्टार्ट किया, मॉक देना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 50% के बाद मॉक देना स्टार्ट कर देते हैं। यस सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 70% के बाद मॉक देना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे होते हैं कि पूरा कोर्स करने के बाद मॉक देना स्टार्ट करते हैं। तो आप किस स्थिति को सबसे बेस्ट देखते हो? मेरा सर वही था कि 50-60% अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया है तो फिर मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए संडे जो है। अच्छा, संडे। हाँ, वीक में एक मॉक दे सकते हो। उससे सर क्या है मतलब जो भी तुम्हारा 50-60% सिलेबस हो गया उसका एक ओवरऑल रिवीजन होता रहता है साथ साथ। ओके। और डेली एक मॉक कब देना चाहिए? डेली एक मॉक सर जब तुम्हारा मतलब 90% के आसपास सिलेबस हो गया है और एग्जाम में 3 महीने बचे हैं तब फिर डेली मॉक देना चाहिए, फिर प्रैक्टिस। यानी कि आपको देखो, एक बात आपने सुनी बच्चे की कि 3 महीने बचे हुए उससे पहले मॉक देना स्टार्ट, यानी कि आपको अपना सिलेबस एटलीस्ट 3 महीने पहले, 2 महीने पहले कंप्लीट करना चाहिए अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको समय चाहिए रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए और मॉक के लिए, है ना। आप ये बताओ विनायक, अगर हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मॉक कितने यूजफुल है और मॉक इम्पोर्टेंट कितने हैं आपके लिए? सिलेक्शन लेने के लिए सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ही मॉक है सर। क्योंकि मॉक से सर हमारा ओवरऑल सिलेबस रिवाइज होता है। हम मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे तो उसमें एक टॉपिक ही कर पाएंगे, पर 1 घंटे के मॉक में सर हमारे पूरी मैथ रिवाइज हो जाती है, पूरी रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब रिवाइज हो जाता है सर। और फिर मॉक से ही सर हमें हमारे वीक टॉपिक्स पता चलते हैं, वीक टॉपिक कि इसमें हमें अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हम मतलब
एनालिसिस करके देख सकते हैं कौन सा हमारा टॉपिक अच्छा है, कौन सा वीक है, किसमें हमें आप दोबारा टाइम देना है। तो मॉक सर बहुत मतलब यूजफुल है सर। एक बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों का कि हम कितने घंटे पढ़े, दिन में कितने घंटे पढ़े कि हमारा सिलेक्शन इजी वे में हो जाए, मतलब कि सफिशिएंट हो हमारे लिए पढ़ना। तो आप बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते थे दिन में? मेरा सर कोई ऐसे फिक्स मतलब घंटे ऐसे कोई फिक्स नहीं था कि इस सब्जेक्ट को इतने टाइम देना है, इतना वो देना है। मैं जो सर मतलब जितना भी मैं पढ़ता था उसको कंप्लीट रखता था, मतलब टारगेट बना के टारगेट बना के मैं पढ़ता था। जितना भी जैसे मेरा सिलेबस हो गया है उसमें मेरे को पूरा 100% आना चाहिए, उसमें कोई कुछ छूटना नहीं चाहिए। उसमें अब जैसे मेरे को चाहे 2 घंटे लगे कंप्लीट करने में, चाहे 4 घंटे लगे, वो मैं कंप्लीट रखता था। तो यानी कि पढ़ना ये होता है कि आपको टारगेट बना के पढ़ना चाहिए, छोटे छोटे। ये सर तुम छोटे छोटे बना सकते हो या बड़े, मतलब जैसे भी तुम्हें सुटेबल रहता है। हाँ। मेरा जो मतलब एक फिक्स ऐसे था कि जितना मेरा अभी तक होता जा रहा है सिलेबस, जो मैंने कल लास्ट क्लास तक पढ़ा है वो मुझे पूरा आना चाहिए, 100% आना चाहिए। 100% वो मुझे आना चाहिए। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा कोर्स तो कर लेता है, यस सर। लेकिन उसमें बच्चे को 100% चीजें नहीं आती, जिसकी वजह से उसका मॉक में कभी स्कोर भी नहीं हो रहा होता यस सर। है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मॉक में नंबर नहीं आ रहे, तो मेरा तो रीजन यही होता है मानने का कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसको 100% दो पहले। यस सर। ताकि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए ना, तो वो क्वेश्चन आप 100% पेपर में अटेम्प्ट कर यस सर। जो भी मतलब टॉपिक पढ़ा है वो पूरा क्लियर होना चाहिए तुम्हें। तो कोई फिक्स टाइम नहीं था, सुबह नहीं, शाम दोपहर? कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं था सर। जब मन होता था जब बैठ जाता था, और जब मन होता था जब उठ जाता था। और जब मन नहीं होता था तब क्या करते थे? तो सर ऐसे कभी घूमने चला जाता था, जैसे अभी मैं बता रहा था सर, मेरे मतलब दोस्त था, भूपेंद्र था, ओम प्रकाश था, ओम प्रकाश के साथ पढ़ता था मैं। हाँ, तो ऐसे 2-3 घंटे पढ़े, जितना भी पढ़ने का मन हुआ, फिर बाहर घूमने चले जाते थे। हाँ, तो कभी 1 घंटे घूम के आ रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, फिर जब मन हुआ वापस फिर वापस आ जाते थे। ओके। पर जो फिक्स चीज़ वही थी सर के जो मतलब जितना हो रखा है उसको पीछे नहीं रहने देना, वो पूरा कंप्लीट चलना चाहिए सर साथ में। देखो एक्चुअल में क्या होता है, बच्चों में आपको बताना चाहूंगा कि जो पढ़ने का तरीका होता है ना, वो यही होता है। जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वहां पढ़ाई ही होनी चाहिए, Yes, कोई sir. और डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। कि जैसे कि बच्चा क्या होता है, पढ़ना स्टार्ट किया, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, उस व्हाट्सएप पे मैसेज को देखने लग गया, यस सर। बातें स्टार्ट हो गई, आधा घंटा कब में गुजर गया पता नहीं चला। उसने sir. कहने के लिए 10 घंटे पढ़ाई की, यस सर। लेकिन वो पढ़ाई थी उसकी मात्र 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे, 10 sir. घंटे नहीं थी। यस सर। है ना? तो कहने का मतलब आपका यही है, सिंपल सा, कि अगर पढ़ना है तो जिस टाइम आपको पढ़ना है उस टाइम पढ़ना ही है। यस सर। बाकी कोई डिस्ट्रक्शन। हाँ मतलब बेसिकली सर यही है कि जितना तुमने पढ़ लिया उसको कंप्लीट रखो। ओके। क्योंकि फिर ऐसे जैसे आपने अभी कहा सर के सिलेबस हो जाता है पर उनको आता ही नहीं है, हाँ। तो वो चीज़ गलत है सर। जितना सिलेबस हुआ है उतना तुम्हें आना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ो। तो सिलेक्शन लेने के लिए गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। यस सर। है ना? तो कितना % योगदान होता है गाइडेंस का? कि गाइडलाइंस का तो सर बहुत ज़्यादा एक मतलब इम्पोर्टेंस रखती है सर गाइडलाइंस, और जो मतलब एक डायरेक्शन रहती है कि किस तरह से पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। क्योंकि सर मतलब बच्चे सर पढ़ाई तो सारे बच्चे ही करते हैं सर। कई लोग तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर कई लोग क्या स्टक रह जाते हैं क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं होती, एक डायरेक्शन नहीं होता कि किस चीज़ को कितना इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एक स्ट्रेटेजी नहीं बन पाती है। तो जैसे सर मैं मतलब कभी भी जैसे मुझे डाउट होता था तो मैं आपसे पूछने आ जाता था कि इस चीज़ में कैसे इसको करूँ। तो गाइडलाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। तो गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। आपको किसी की गाइडेंस में पढ़ाई करनी चाहिए, आपको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो आपके एफर्ट्स जो है ना वो वेस्ट हो जाते हैं, वो गलत डायरेक्शन में लग जाते हैं। यस सर। ये होता है बच्चे के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है। टैलेंटेड होते हैं बहुत बच्चे सर, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत talented टाइम देते हैं। बहुत टैलेंटेड बच्चे मैंने देखा है Yes, कि sir. वो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट ले चुके हो, सिलेक्शन नहीं हुआ। यस सर। मैंने ऐसा भी देखा कि बहुत सारे बच्चे की एसएसबी 5 बार दे चुके हैं, यस सर। लेकिन सीजीएल 1 बार नहीं निकाल पाए। यस सर। तो वो क्या है, गाइडेंस की कमी है उस बच्चे को। या तो एसएसबी में भी गाइडेंस नहीं मिल पा रही है उसको, Yes, क्योंकि sir. वो एसएसबी क्लियर नहीं कर पा रहा है, और वो उधर सीजीएल भी नहीं निकाल पा रहा है या सीपीयू नहीं निकाल पा रहा है। तो Yes, बहुत बार ऐसा फील होता है बच्चे के साथ। मैं देखता हूँ कि गाइडेंस की कमी के बाद बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाता। उसको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए तो वो फर्स्ट टाइम में चीजों को क्लियर कर लेता है। यस सर। टैलेंट होता है बच्चों में बहुत सारा। तो विनायक, अब एक लास्ट चीज और, जैसे कि आप मेंस था आपका, यस सर। मेंस में आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? मेंस को देने के लिए आपका माइंडसेट क्या था? क्योंकि वो बहुत जरूरी है, वो माइंडसेट होना। मेंस के लिए सर ऐसा कोई डिफरेंट माइंडसेट नहीं था। मतलब मैंने मेंस के जब मॉक्स दिए थे
तो मुझे सर प्री में और मेंस के क्वेश्चंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा सर, वही हाँ, 2-3 क्वेश्चंस का डिफरेंस लेवल है। तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होता है। हाँ, बस थोड़े कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट करा और फिर सर वही था कि मॉक्स देता था और बस प्रैक्टिस करता रहता सर। तो आपको किन किन जैसे कि मेंस में आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, मतलब कि मेंस के मॉक टेस्ट के दौरान, पेपर नहीं के सर, नहीं सर, जैसे मतलब प्री के मॉक्स दे रखे थे मैंने, दौरान? तो मेंस में मेरे को मॉक्स वगैरह में ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं रही। ओके। हाँ, बल्कि मतलब सर जीके और इंग्लिश के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम रहता है मेंस में। जैसे मान लो आपने मॉक टेस्ट दिए, यस सर। मॉक टेस्ट में आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़े होंगे, यस सर। क्या वो पीवाईक्यू क्वेश्चन कितने परसेंट तक इम्पोर्टेंट है कि आपका जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसके sir. लिए पीवाईक्यू कितने किस हद तक इम्पोर्टेंट है? सर जब तक मतलब टीसीएस एग्जाम करवा रही थी सर, तब तक तो पीवाईक्यू मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सर, 90-95% रेलेवेंट थे सर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू। यस सर। ओके, और अब तो सर अभी करवाएंगे, देखते हैं क्या करवाते हैं। चलो मैं आपको बता दूं, अभी भी पीवाईक्यू 70% तक इम्पोर्टेंट है। मतलब यही है कि आपका 70% पेपर पीवाईक्यू जैसा ही आता है, चाहे वो आपका मैथ्स हो, हाँ, चाहे वो मैथ्स आपका तो सर इजी ही रहा है इस बार, चाहे सीजीएल का आपका जो रहा है। हाँ, चाहे आपका वो इंग्लिश हो, चाहे आपका जीएस हो। यस सर। मतलब 70% तक क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि अगर आप किसी भी पेपर को दे रहे हो उसमें 70% क्वेश्चन पीवाईक्यू जैसे मिल जाते हैं। यस सर। है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि पीवाईक्यू ही मिल जाते हैं, पीवाईक्यू जैसे मिल जाते हाँ। हैं, ये होता है। तो पीवाईक्यू आपके लिए बेनिफिट तो देते हैं कि इजी वे में आपको चीजें अंडरस्टैंड होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाता है, बहुत बार होता है। यस सर। तो विनायक, फाइनली आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। जो Yes, भी बाकी जर्नी के बारे में बच्चे जानना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं, दोबारा हम विनायक को बुला लेंगे। लेकिन फाइनली अब आप बच्चों को ऐसा क्या बताना चाहोगे जिससे बच्चे हमेशा मोटिवेट रहे और अपना 100% दे पाए? मैं सर ये मतलब यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सर मतलब एग्ज़ाम के सिलेबस कंप्लीट करें मतलब, ओके। और जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं एक पहले टीचर देखें, कई एक्सप्लोर करने के बाद फिर जो भी टीचर तुम्हें सही लगता है उससे पढ़ें, उसके ऊपर ट्रस्ट रखें। और जो डिस्ट्रैक्शन है सर सोशल मीडिया से, तो मैं बिल्कुल ही दूर रहने के लिए कहना चाहूँगा सर। हाँ, सोशल उसकी जगह तुम दोस्तों के साथ घूम सकते हो, या मतलब जो भी एक बाहर घूम सकते हो जिससे भी तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है या कुछ भी, क्योंकि सर 24 घंटे या मतलब 12-15 घंटे तो कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ, नहीं पढ़ सकता 12 हाँ, घंटे 15 थोड़ा बहुत घंटे। थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, बस अपने टारगेट्स कंप्लीट रखो और जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उस पर ट्रस्ट रखो। और सबसे मेन चीज़ सर यही है कि जो मैं भी हमेशा दिमाग में रखता था कि 2-3 साल से बेटर है कि 1 साल में इसको कंप्लीट कर लिया जाए। 1 साल में, यानी कि जब करना ही है तो तो कल, एक बार में खत्म करना है चाहिए। ना, कल करे सो आज कर, आज यस करे सर। सो अब, है ना। तो आपको जो है ना अपनी तैयारी को एक टारगेट बनाना है, 1 साल में अचीव किया जा सकता है गोल। यस सर। तो आप 1 साल टारगेट बना के बताओ, कोई बात नहीं, अगर अनलकीली नहीं हो पाता है तो यस कोई सर। बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा, पर टारगेट पहले 1 साल ही बना हाँ, के चलो। अपनी तरफ से बेस्ट दो सर, जो एक का टाइम। यानी कि आप पहले 7-8 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो सकता यस है। सर। 7-8 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में आप अपनी प्रैक्टिस मॉक्स को, हैं, प्रैक्टिस हैं, और जो अपनी कमियां रिवीजन हैं, को, हाँ, इन जो सारी अपनी चीजों को कमियां आप हैं दे उनको सकते दूर हो। कर सकते हैं। तो अब हम इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, और अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो, विनायक से कोई भी कुछ आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन ऐसे ही पॉडकास्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।